आज हम कक्षा 11th के मनोविज्ञान के दूसरे अध्याय जिसका मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य, उसके चरण और उसकी कुछ विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय को हमने 3 भागों में बांटा है। पहले भाग के अंदर हम देखेंगे कि अनुसंधान प्रक्रिया करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम जो भी सब्जेक्ट हमने जिसके बारे में अनुसंधान करना होता है, हम उसकी सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद उसमें हम एक बात ये देखते हैं कि एक व्यवहार दूसरे व्यवहार से किस प्रकार अंतर होता है, एक विशेष व्यवहार के लिए कौन कौन से कारण होते हैं, और उसके बाद हम उस व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले हम उस व्यवहार को सही रूप से समझा जाता है, उसके बाद उचित वर्णन किया जाता है। वर्णन करने के बाद जब हमें अन्य व्यवहारों, घटनाओं और उससे जितने भी जुड़े हुए गोचर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके संबंध के बारे में हम ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के लिए लगाया गया समय तथा उसकी उपलब्धि। हमने एक बात ये देखनी है कि एक विद्यार्थी कितना समय लगाता है अपने अध्ययन के लिए और उसकी उपलब्धि क्या है। अब जो समय है इसको हम बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि उस विद्यार्थी के निष्पादन पर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारी एक समस्या हुई जिसका हमने पूर्ण रूप से वर्णन समझा कि क्या कारण हो सकता है कि जब हम एक विद्यार्थी समय बदलता है तो वो समय बदलने के साथ उसके निष्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सब कारकों का हम पहले अध्ययन करते हैं, इसको निर्धारित करते हैं। उसके बाद जैसे मनोवैज्ञानिक सबसे पहले किसी व्यवहार के कारण को अथवा उसके निर्धारकों को, उसके फैक्टर्स को समझने की कोशिश करता है, जानकारी प्राप्त करता है कि उस व्यवहार को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। उसके बाद एक विशिष्ट व्यवहार होता है और उसके लिए एक विशिष्ट कारण भी हो सकता है। तो इसलिए हम कारण और प्रभाव को जानने के लिए मनोवैज्ञानिक रिसर्च की जाती है, जिसके लिए कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसके लिए कोई भी कारण निर्धारित नहीं होता है। अब आता है हमारे पास कार्य कारण संबंध। ये मैंने जैसा आपको बताया कि हम किस प्रकार से, कारण क्या है और उस कारण से उत्पन्न हमारा व्यवहार क्या है, वो हमारा कार्य है। तो इसके लिए हमें बहुत से कारक ऐसे हैं जिसका हमें नियंत्रण करना पड़ता है। व्यवहार विशेष के घटित होने की व्याख्या की जाती है। उसके बाद उस व्यवहार की पूर्णवर्ती दशाओं में वो व्यवहार क्यों हुआ, वो इससे पहले कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण ये व्यवहार उत्पन्न हुआ, और उसके बाद में परिवर्तन करके अब उन कंडीशंस के अंदर हम परिवर्तन करते हैं। कंडीशंस में परिवर्तन करने के बाद व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है उसका अध्ययन भी किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि हम विद्यार्थियों द्वारा दिए गए समय और उनकी परफॉर्मेंस, उनका निष्पादन, उस पर क्या असर है। तो हम जैसे जैसे समय बदलते जाते हैं, अध्ययन का निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हमने इस समस्या को पूर्ण रूप से समझा। जब मनोवैज्ञानिक को सभी कारकों के बारे में ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद वो पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है। पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट का क्या मतलब है, मान लीजिए कि जिस विषय के बारे में हम अनुसंधान करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका चयन किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी अस्पताल के अंदर हम अध्ययन करना चाहते हैं कि यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ के पेशेंट को देखना पड़ेगा, या वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको देखना पड़ेगा, या उनके जो प्रबंधक हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उनके ऊपर हमें अनुप्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अनुसंधान द्वारा अर्जित ज्ञान का वस्तुनिष्ठ तरीकों से अनुप्रयोग करके
हम लोगों के जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और उनकी समस्याओं का किस प्रकार से समाधान निकाल सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है किसी भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का, साइकोलॉजिकल रिसर्च का। तो अब जैसे कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहता है, तो योग द्वारा या ध्यान द्वारा, मेडिटेशन द्वारा यदि हम उसका दबाव कम कर सकते हैं, तो आप ये समझिए कि एक प्रकार से हमने जीवन की जो स्टाइल है उसको हमने बदल दिया। अब आता है हमारे पास दूसरा स्टेप, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण। यानी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किस प्रकार किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर सबसे पहली बात है वस्तुनिष्ठता, जिसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से वही अनुसंधान करते हैं और उसका परिणाम अगर समान आता है, तो हम कहेंगे कि इस मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में ऑब्जेक्टिविटी है, क्योंकि ये करने वाले व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। दूसरा जो स्थिति आती है इसमें वो है व्यवस्थित। व्यवस्थित का मतलब है कि जब हम कोई भी मनोवैज्ञानिक विधि को अपनाते हैं, उसके एक निश्चित चरण होते हैं। उन चरणों के अंतर्गत ही हम उस अनुसंधान को कर सकते हैं। कोई भी एक अव्यवस्थित सिस्टम नहीं होता, स्टेप्स हैं उसके, उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और उसी से हम अनुसंधान कर सकते हैं। उसके बाद समस्या का संपर्क कथन, यानी कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम समस्या को समझते हैं, अध्ययन के कथ्य अथवा विषय का चयन करते हैं, कौन सी हमने समस्या पर समाधान करना है, पार्टिसिपेंट्स को हमने सेलेक्ट करना है। ये सब जो है हमें सबसे पहले अनुसंधान प्रक्रिया को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले हमें इसको समझना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारे पास जो शोध प्रश्न और समस्या का विकास, यानी पूर्व अनुसंधानों की समीक्षा, कि जिस समस्या को हम अब अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन से इसी विषय के ऊपर इससे पहले कितने काम हो चुके, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आगे हम स्टेप्स ले सकते हैं, उससे आगे हम अनुसंधान प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए प्रेक्षण क्रिया, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, वो एक व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। जो अनुसंधान करता है वो उसके व्यवहार को नोट करता है। वो किसी भी रूप में कर सकता है, फोटोग्राफ के रूप में भी कर सकता है, उसके रिकॉर्डिंग के रूप में भी कर सकता है, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी उसके ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। तो इस तरीके से ये दूसरा हमारा इसमें चरण आता है, जिसके अंदर अनुसंधान करता ऑब्जर्वेशन करता है। जो प्रेक्षण है ये दो प्रकार से हो सकता है। व्यक्तिगत अपने अनुभवों के आधार पर भी प्रेक्षण करता है। अब अनुसंधान करता सबसे पहले परिकल्पना करता है। जब हमने समस्या को समझ लिया तो वो ये समझते हैं कि इसका एक संभव समाधान क्या हो सकता है, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। और उसी हाइपोथेसिस में समस्या के समाधान को सोचने के बाद ही मनोवैज्ञानिक अनुसंधान करता आगे स्टेप्स करता है, यानी जिसको हम परिकल्पना कहते हैं। जैसे हमने एक बात ये देखी कि जैसे बच्चे टेलीविज़न पर हिंसात्मक क्रियाएं देखते हैं तो उनके अंदर आक्रामकता बढ़ती है। तो हमने एक ये रिलेशनशिप देखना है कि बच्चों का हिंसात्मक घटनाओं का देखना और उनके व्यवहार पर क्या प्रभाव आता है। तो इस तरीके से हम समस्या को समझते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहली बात तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो
भाग लेने वाले हैं उनका हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। हमें जैसे मान लीजिए 2 ग्रुप्स में उसको बांटना पड़ेगा। एक वो जिनको ऐसी हिंसात्मक क्रियाएं नहीं दिखाई जाती, एक वो ग्रुप जिसको हम हिंसात्मक क्रियाएं दिखाते हैं, तो उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। उसके लिए हमें प्रदत्त संग्रह, जिसको कलेक्शन ऑफ डाटा कहते हैं, क्या प्रभाव पड़ा, कितने व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ा, कितने बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ा, ये सब हम उसके अंदर देखते हैं। एक रिसर्च डिज़ाइन इसके अंदर तैयार किया जाता है, जिसके हमारे पास 4 पहलू होते हैं। अनुसंधान करने के लिए हमने किन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हमने अपना प्रयोग करना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि उद्योग के अंदर हमने कार्यरत सेवा कर्मियों की अवस्था कैसी है, तो हमें वहाँ के लोग लेने पड़ेंगे, वहाँ के प्रबंधक लेने पड़ेंगे और उन्हीं के ऊपर हमें परीक्षण करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, अलग अलग हमारे पास विधियां हैं जिसके द्वारा हम डाटा इकट्ठा करते हैं। उसमें सबसे पहले है प्रेक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, प्रेक्षण विधि जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके अंदर जो अनुसंधान करता है वो दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, वो किसी भी विधि में उसका रिकॉर्ड रख सकता है। दूसरा आता है हमारे पास प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे? प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला के अंदर एक निश्चित वातावरण पैदा किया जाता है और उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं। उन प्रयोगों के जो हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उसका भी हम डाटा तैयार करते हैं। उसके बाद जो अध्ययन किए जाते हैं ये अलग अलग रूप से हो सकते हैं। कैसे? एक व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी। जो केस स्टडी है वो एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही उसके प्रकार के व्यवहार के लिए जितना पॉसिबल हो सकता है हम उसका डाटा इकट्ठा करते हैं। जहाँ से भी हमें उसके बारे में सूचना प्राप्त होती है हम वो सूचना लेते हैं। तो इस तरीके से जो केस स्टडी है ये केवल एक व्यक्ति के ऊपर की जाती है और बहुत एक अच्छा साधन है किसी भी एक व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए। उसके बाद अगली जो विधि है हमारे पास, प्रदत्त संग्रह के लिए उपयुक्त साधन, यानी वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए अनुसंधानकर्ता ही निर्धारित करता है कि मैंने किस विधि से प्रदत्त लेना है, यानी डाटा इकट्ठा करना है। इसमें पहली विधि है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। आप एक बात देखेंगे कि इंटरव्यू क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी के बिल्कुल सामने बैठकर उससे क्वेश्चंस करता है। वो उसका जो व्यवहार होता है, जो उसके उत्तर होते हैं, उन उत्तरों के आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है। ये हुआ 1 पर्सन टू 1 पर्सन, यानी व्यक्ति से व्यक्ति। लेकिन कई ऐसा भी होता है कि एक ग्रुप लोगों का, एक समूह लोगों का एक व्यक्ति का के लिए इंटरव्यू करता है और कभी ये भी होता है कि एक ग्रुप के लिए इंटरव्यू करता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं। लेकिन इंटरव्यू में एक सबसे चीज़ है कि ये बहुत ही एक समय बहुत अधिक लगता है इसके अंदर, और दूसरा जो अनुसंधान करता है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। उसके बाद जो अगली विधि प्रश्नावली, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साधन है, एक टूल है हमारे पास। इसमें क्या किया जाता है कि अनुसंधानकर्ता एक क्वेश्चंस की, प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाता है और वो जो भागीदार हैं, जो हमारे अनुसंधान के अंदर क्रियाशील हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भेजा जाता है। वो पार्टिसिपेंट्स अपने उत्तर, चाहे ये टेलीफोनिक भी हो सकता है या SMS से भी हो सकता है, तो किसी भी प्रकार से वो अपने उत्तर अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। और जब ये अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं तो अनुसंधानकर्ता इस प्रकार से डाटा इकट्ठा करता है। अब जिस भी विधि को अनुसंधानकर्ता ठीक समझता है उस विधि से वो डाटा इकट्ठा करता है। और डाटा इकट्ठा करने के बाद अब आगे क्या होता है, आगे उसके अंदर सांख्यिकी विधियां लगाई जाती हैं।
जैसे मध्यम निकाला जाता है, एवरेज निकाली जाती है, या मोड निकाला जाता है, बहुलक निकाला जाता है, या जितनी भी विधियां हैं उस डाटा को अरेंज किया जाता है और अल्टीमेटली उस डाटा से एक निश्चित रिज़ल्ट निकाला जाता है। अब जब वो रिज़ल्ट आ जाता है तो ये देखा जाता है कि जो हमने डाटा, जो हमने हाइपोथेसिस दिया था कि ये परिणाम हो सकता है, क्या हमारा डाटा उसी को जो निर्धारित कर रहा है, उसी को सपोर्ट कर रहा है? अगर उसको वो सपोर्ट नहीं करता है तो इसका मतलब हमें उस डाटा को फिर परिवर्तित करना पड़ेगा, हमें उसकी जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उसको बदलना पड़ेगा और दोबारा फिर डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर उसके अनुसार हमें निष्कर्ष निकालना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि शोध यानी रिसर्च एक ऐसी क्रिया है जो एक लगातार चलती है, कंटिन्यूसली ये विधि में चलती रहती है। तो इस तरीके से जो शोधकर्ता ने रिजल्ट निकाला है वो अगर उसके हाइपोथेसिस के अनुसार है, हाइपोथेसिस के अनुसार है तो ठीक है, नहीं तो उसको दोबारा फिर पुनर्विचार करना पड़ता है। अब हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ। सबसे पहले जो बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है वही प्रेक्षण विधि है, ऑब्जर्वेशन है। व्यवहार का वर्णन ऑब्जर्वेशन के द्वारा देखकर, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम किसी को ध्यान से कई देर तक देखते हैं तो उसकी बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। वही उस इंडिविजुअल का व्यवहार है। प्रेक्षण की विशेषताएं। प्रेक्षण एक कौशल है, एक स्किल है। इसमें सबसे पहले सिलेक्शन, चयन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सभी व्यवहारों का अध्ययन नहीं कर सकता, इसलिए उसे किसी भी व्यक्ति के एक विशेष व्यवहार का चयन करता है, चयन किया जाता है। दूसरा इसमें आता है हमारे पास अभिलेखन, जिसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। यानी अनुसंधानकर्ता जिस व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहा है, प्रेक्षण कर रहा है, उसको वो किसी भी रूप में, चाहे शॉर्ट हैंड में, चाहे फोटोग्राफ्स के रूप में, चाहे वो रिटन फॉर्म के अंदर या वीडियो द्वारा, वो किसी भी प्रकार से उस व्यवहार के डाटा की रिकॉर्डिंग करता है, अपने पास रखता है। उसके बाद आता है हमारे पास एनालिसिस ऑफ डाटा, कि जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसके बाद हम बहुत सी उसके अंदर सांख्यिकी विधियां लगाते हैं और उससे डाटा से हम कोई अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल कोई ना कोई निष्कर्ष निकालते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रेक्षण के प्रकार। प्रेक्षण को हम दो प्रकार से करते हैं, एक प्रकृतिवादी और दूसरा है इसके अंदर नियंत्रित। एक है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कि जब हम किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक अथवा वास्तविक परिस्थिति के अंदर जब हम प्रेक्षण प्रक्रिया करते हैं तो ये प्रकृतिवादी प्रेक्षण कहलाता है। जैसे यदि हम विद्यार्थियों के लिए कोई चीज़, किसी भी उनके व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको हम विद्यालय में ही कर सकते हैं। तो विद्यालय जो है वो हमारे पास एक प्रकृतिवादी प्रेक्षण है। दूसरा हमारा होता है नियंत्रित प्रेक्षण, या जिसको हम कंट्रोल्ड प्रेक्षण कहते हैं। अधिकतर मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रयोगशालाओं में करते हैं और उन प्रयोगशालाओं के अंदर हम कंडीशंस को, वहाँ की परिस्थितियों को नियंत्रित रखते हैं। अगला जो टाइप आती है हमारे पास, जो प्रकार आता है, एक है असहभागी बनाम सहभागी परीक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस केस में अनुसंधानकर्ता स्वयं उन सदस्यों का मेंबर होता है, उस समूह का मेंबर होता है जिसके बारे में वो अध्ययन कर रहा है। दूसरा होता है असहभागी, यानी कि जो अनुसंधानकर्ता किसी भी समूह के बारे में दूर से अध्ययन करता है, वो उसका सदस्य नहीं होता। जैसे अगर एक एग्जाम्पल मैं बता दूं कि हम ये चाहते हैं, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट दी है, एडवर्टाइजमेंट का हमारी सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है।
एक तो हो सकता है कि वहाँ के ग्राहकों को वो अनुसंधानकर्ता दूर से ऑब्ज़र्व करे, दूसरा हो सकता है कि वो स्वयं ग्राहक बनकर उनके साथ जाए। तो इस तरीके से ये सहभागी और असहभागी प्रेक्षण प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो प्रेक्षण विधि है, इसके बहुत एडवांटेजेस भी हैं, इसके लाभ भी हैं और इसकी सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनुसंधानकर्ता डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करता है, लेकिन जो उसके अपने पूर्वाग्रह हैं वो हमारे अध्ययन को प्रभावित कर सकते हैं और वो ठीक जो परिणाम है हमारे पास, जो मीनिंगफुल रिजल्ट्स हैं, वो हमें नहीं मिल पाते। दूसरा, ये श्रम साध्य होता है। श्रम साध्य का मतलब है लेबर इंटेंसिव होता है। अनुसंधानकर्ता को हर समय ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, इसके लिए समय भी अधिक लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि पूर्वाग्रह की वजह से भी हमारे ये परिणाम है वो प्रभावित हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली अप्लाइड। सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल विधि के द्वारा ही अनुसंधान किए जाते हैं। यहाँ पर अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला के अंदर एक नियंत्रित दशा उत्पन्न की जाती है, उनमें प्रयोग किए जाते हैं। मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि प्रकाश का बच्चों के अध्ययन पर, प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, बच्चों के अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम 2 ग्रुप्स में बांटते हैं, बाकी सब परिस्थितियाँ समान होती हैं, केवल हम प्रकाश को बदलते हैं। हम देखते हैं कि किसी ग्रुप में कभी ज़्यादा तेज़ प्रकाश है, कभी धीमा है, कभी मंद है, दूसरे के ऊपर हम समान रखते हैं। तो जब हम वो डाटा इकट्ठा करते हैं, पद्धति इकट्ठा करते हैं, तो उनका हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये क्या है, हमने यहाँ पर परिस्थितियों को नियंत्रित किया है और ये ज़्यादातर प्रयोगशाला के अंदर ही किया जाता है। तो ये हमारी दूसरी विधि है जिसके अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो मेथड है, कंट्रोल कंडीशंस के अंदर ये डाटा इकट्ठा किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, व्यवहार में कारणों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अब कारण को समझिए और प्रभाव को समझिए। जैसे यहाँ लाइट, प्रकाश, ये कारण था, प्रभाव क्या हुआ, बच्चों का निष्पादन। तो इस तरीके से जो हम जिस कार्य के अंदर परिवर्तन लाते हैं उसका क्या प्रभाव होता है, उससे व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, वो प्रभाव होता है। इस प्रकार से इस भाग में हमने मनोविज्ञान के अनुसंधान का लक्ष्य क्या है, चरण क्या है और कुछ विधियों के पर चर्चा की है। अगले जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम इन्हीं विधियों को और आगे बढ़ाएंगे और अनुसंधान के बारे में ही और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।